कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो हमारा किसान वाणी कार्यक्रम है, इसमें हम जो चर्चा आप खतर ले आए हैं, पहली बातचीत रहेगी पशुओं में आंतरिक परजीवियों की रोकथाम के उपाय। लोकगीत सुनवाओगे भाई, और बाद में चर्चा पत्तेदार सब्जी, मेथी और धनिया की बिजाई की, साथ ही प्राकृतिक खेती के बारे में भी बातचीत हम करेंगे। तो भाई पहले डांगरा की बात करें तो 2 ढाल के परजीवी हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। आंतरिक जो परजीवी हैं भाई, वो भी उतना ही नुकसान करे हैं। इससे हमारे पशुओं में कमजोरी, उनके वयस्कता में देरी, प्रजनन संबंधी जो रुकावट है वो, या फिर जो रोगों से लड़ने की ताकत है वो भी घट जाए है, दूध उत्पादन में भी गिरावट आ जाए है, और भी कई ढाल की गंभीर समस्याएं इसकी वजह से हो जाए हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो भाई पशु की आंख में से नीड और पानी आना, बालों का जड़ना, बदहजमी, दस्त, पेट का फूलना या अनीमिया, इस ढाल के लक्षण हैं। और टाइम रहते अगर हम परजीवी रोगों का उपचार और नियंत्रण ना करें तो भाई पशुओं की मृत्यु भी हो सके है। पशुओं को जो प्रभावित करने वाले सारी ढाल के गोल कृमि, फित्ता कृमि, चपटे पत्ते के आकार के आंतरिक परजीवी की श्रेणी में आवे हैं। इनमें फैसियोला, एम्फिस्टोम, टीनिया या एस्कैरिस जिन्हें जून कहते हैं, और हिमोंक्स इस ढाल के जो है परजीवी हैं। और इसका जो एक तो भाई लक्षण देख के पहचाने जा सके हैं सारे, या फिर गोबर का परीक्षण करवा के। उपाय भी क्या क्या हो सके हैं वो भी बातचीत करें। एक तो भाई कृमि नाशक दवाएं हैं। आंतरिक परजीवी पशु जो हैं हमारे, टाइम पे इनको संक्रमित परजीवी करते रहते हैं। और मैदानों में चरने वाले पशुओं में, हालांकि तो घाट हैं बाहर चरने वाले, तो उनमें संक्रमण का खतरा ज़्यादा बना रहा है। हर साल 2-3 बार कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग अगर हम कर लें तो भाई बचावा हो सके है। आमतौर पे गर्मी की ऋतु में और बारिश में या फिर सर्दी की ऋतु में, इन तीनों ऋतुओं के शुरू होने से पहले दवाई का प्रयोग कराया जाना चाहिए। और दवाई कितनी लेनी है भाई, वो उसकी पशु के वज़न के ऊपर निर्भर करे है। तो खुराक जो है, जैसे फेनबेंडाजोल है, इसकी खुराक 5 से 7.5 मुंह से देनी है प्रति किलोग्राम की दर से। ऐसे ही ट्राइक्लाबेंडाजोल है, आइवरमेक्टिन है, अलग अलग वो हैं, है ना। तो गैबन जो पशु है उसमें एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन वो नहीं देनी है। दूसरा भाई, वनस्पतियां खिला के भी आंतरिक परजीवियों को नियंत्रित कराया जा सके है। जुकर, लहसुन है, कद्दू है या फरण है, इनको पशुओं को खिलाने से हम आंतरिक जो उसके परजीवी हैं उनको नियंत्रित कर सके हैं। संतुलित आहार ते भी कर सके हैं। पशुओं को विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर संतुलित आहार देना चाहिए। इससे पशुओं में परजीवियों के खिलाफ जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। एक जैविक विधि भी है भाई, फंगस जुकर आर्थोबोट्रिस मॉस्फिरमिस है, या फिर
ददिंगटोनिया फ्लैग्रेंस है, इनके प्रयोग से भी परजीवियों को नियंत्रित करा जा सके है। इन फंगस के जो स्पोरस हैं उसको पशुओं को खिलाया दिया जा है और ये स्पोरस अप्रभावित रूप से जो है पशु के गोबर में आ जाए हैं और इससे जो भी उत्पन्न फंगस कृमि हैं उनके लार्वी को जकड़ के मारते हैं। इन जो स्पोरस है इसको चरागाह के क्षेत्र में भी बिखेरा जा सके है। साथ ही भाई चरागाह की भी बात करें, उसका प्रबंधन भी जरूरी है। मैदान में चरण वाले पशुओं में संक्रमण जैसा हमने जिक्र कराया था ज़्यादा पाया जा है, इसलिए परजीवियों के संक्रमण से बचने खातर सही चरागाह प्रबंधन की बड़ी ज़रूरत है। तो के उपाय चरागाह खातर कर सके हैं। एक तो भाई गोल कृमिनाशक पौधे जो कर सरसों है इसको चरागाह में बोने ते गोल कृमियों को नियंत्रित करा जा सके है। इसके अलावा चूना है या कॉपर सल्फेट है, इनसे भी मिट्टी के अम्लीकरण से फ्लूक फैलाने वाले घोंगे हैं जैसे उनको नियंत्रित करा जा सके है। चरागाह भाई जड़े भी है उसमें ते पानी लिकड़न की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उसमें पानी ना खड़ा हो, चारा जो है ज़्यादा समय तक गिल्ला ना रहे। और क्योंकि ऐसे वातावरण में अगर गिल्ला रहेगा तो परजीवियों के जो हमारे लार्वी हैं उनका तेज़ी से विकास होवे है। पशुओं को दलदल या तालाबों के पास नहीं चराना चाहिए क्योंकि फैसियोलार जो दूसरे फ्लूक्स हैं वो तालाब के किनारे उगने वाले पौधों पे पाए जा हैं। डांगरा ने एक ही मैदान पे ज़्यादा समय तक भी नहीं चराना चाहिए, इससे परजीवियों का जीवन चक्र बाधित हो सकेगा भाई। पशुओं को ऊंची घास वाले मैदान में चराना चाहिए क्योंकि परजीवियों के लार्वा जमीन के पास पाए जा हैं। कम आयु के पशुओं और वयस्क पशुओं को अलग अलग मैदानों में चराना चाहिए। किसी भी चरागाह क्षेत्र में शुरू में छोटे पशुओं को चराना चाहिए, उसके बाद बड़े पशुओं को। अधिकांश परजीवी ही एक ही जाति के पशु ने प्रभावित करे हैं, जोकर गाय भैंसों के अधिकांश परजीवी भेड़ बकरियों को नहीं संक्रमित करते। इसलिए एक ही मैदान पे गाय या भैंस इनके समूह के साथ भेड़ या बकरी के समूह को चराने से भी कुछ परजीवियों के जीवन चक्र को बाधित करा जा सके है। और भाई एक बात और है कि डांगरा ने सूरज निकलने से पहले और सूरज छिपने के बाद चराना ही नहीं चाहिए क्योंकि उस टाइम पे परजीवियों के लार्वा सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में घास में ज़्यादा ऊंचाई तक आ जाए हैं। खाद के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला गोबर भी अंडे और लार्वी से भरा हो सके है। ये लार्वी और अंडे 50 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे में और 44 डिग्री सेल्सियस पर 4 घंटे में नष्ट हो जाए हैं। इसलिए कंपोस्टिंग विधि द्वारा गोबर में जो भी उपस्थित अंडे हैं लार्वी हैं उनको नष्ट कराया जाना चाहिए और खाद को पलटते भी रहना चाहिए ताकि बाहरी कम तापमान वाली सतह भी मध्य सतह में मिश्रित हो सके है। इसके अलावा यूरिया को 1:125 के अनुपात में गोबर में मिलाने भी अंडे और लार्वी नष्ट हो जाए हैं। तो भाई इतने सारे उपाय हैं जो आंतरिक परजीवियों को रोकथाम कर सके हैं, मार सके हैं। इससे जो भी पशुओं को हानि हुए है उनका आप ध्यान रखें, अपने पशु को स्वस्थ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है पशुओं से प्राप्त करें। तो भाई ये चर्चा आपने सुनी और लोकगीत सुनेंगे, लेकिन पहले एक संदेश। मातृभूमि पुत्र हम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस पवित्र रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्राकृतिक कृषि के 5 प्रमुख अंग हैं: विविध प्रकार की मिश्रित फसलें, जीवामृत, बीजामृत,
एवं घन जीवामृत जैसे आदान जो हमारी देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के उत्पाद हैं। आच्छादन या मल्चिंग, मिट्टी में जैव विविधता के संचालन हेतु उचित वायु व नमी, पौध संरक्षण हेतु विभिन्न पौधों के अर्क जैसे नीमास्त्र, दशपर्णी अर्क, नीम अर्क इत्यादि। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने। प्राकृतिक खेती से लाभ। प्राकृतिक कृषि अपनाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। बाजार में प्राकृतिक उत्पादनों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी तथा सभी के लिए रसायन अवशेष मुक्त खाद मिलता है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी में खाद्य पदार्थ और जीवन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयास में प्राकृतिक कृषि को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। देश के कई गांव प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। उसे लगता है कि किसान ने बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लौटानी चाहिए। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन ने बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने जब इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आधुनिक आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। तैनो बोली मैं तेरी गैली सलोंगी हो मेरा
बांध के ब्याह के लाया मकरा किसे ते आई कुना मोड़ बांध के ब्याह के लाया मकरा किसे ते आई कुना देवर दुरानी जेठ जठानी सब मेरे पे मारे डांट धरती के मैं चुकर सो जा सोमन ने गलती खाट दसर पक्का पड़े पीसना थरी साकी के बाहरा पाट दसर पक्का पड़े पीसना थरी साकी के बाहरा पाट तेरी माँ खपर भरणी हो मन आदि रात जगावे मुझे कहले चलूंगी हो मेरा कहले पुगावे मुझे दुख पागी हो सारा कुर्बा मारे से मेरी जान मरण में आई हो तेरे छोटे भाई ने मारी मेरे चोट कसूती लागी हो तेरे छोटे भाई ने मारी मेरे चोट कसूती लागी हो फिर बका सका के मने पिटवावे देशा की बदकार हो जे तू चाहे जोगा होते तो कर खानू मार हो मेरे कर्मा में कड़े दरिया था तू अनपढ़ मूड गवार हो मेरे कर्मा नौका लागी के और तो दुख देखा जाएगा बीरबानी ने से कितना ओए मेरी दुरानी भाई रोही अर्थ में रण गावे से देखे बात बात में मेरे पिया तेरा भाई लठी खावे से तेरा छोटा भाई आड़ मन्ने सासू का चपल
कर्मा में कड़े धरा था तू अनपढ़ मूड गवार हो मेरे कर्मा में कड़े धरा था अनपढ़ मूड गवार हो जिसे ने मिल जा मूडे पति वाजिते जी मर जावे मजे मेरा कहने पगावे मजे आखिर में बताने लगे कि एक बात और से कहते गेले चलना तो न्यारे ढोबरे दर्दे इसको करमते अच्छी पिया न्यारी मने बैठाइए हो इसको करमते अच्छी पिया न्यारी मने बैठाइए हो फिर देवर दुरानी जेठ जेठानी सबका कर पुकारूं मैं तेरी माता के चरणा के मैं और दम शीश झुकाऊं मैं इसमें मेरी गलती हो तो माफी तकदीर चाहूं मैं इसमें मेरी गलती हो तो माफी तकदीर चाहूं मैं मेरे संगे नगरी बरोना हो और भाई मैं तेरी गैल चलूंगी, ये लोकगीत आपने सुने। आवाज़ें थी पाले राम और साथियों की। अगली चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मौसम। अधिकतम जो तापमान रहा 33 डिग्री, न्यूनतम 22। कल भी लगभग यही, अधिकतम 32 और न्यूनतम 22 रहने की संभावना है। और मौसम में बरसात की कोई फिलहाल ऐसी तगड़ी खबर है नहीं। तो भाई बातचीत पत्तेदार सब्जियां जो हैं, जिसमें मेथी है उसके बारे में, और जो धनिया है उसके बारे में भी हम चलते चलते कर लेते हैं। तो भाई मेथी और धनिया का टाइम आ रहा है। मेथी जो है मध्य सितंबर से नवंबर तक बीजी जा है। मेथी में 20 से 25 किलोग्राम बीज की मात्रा चाहिए। और खाद जो है वो सुपर फास्फेट और कैल्शियम अमोनियम ये डाल सके हैं आप मेथी में। कैल्शियम 250 और सुपर फास्फेट 300 ये किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का है। तो 1 किले के लिए लगा लो कि सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम और कैल्शियम जो है वो 80 ये लगभग रहेगा। और पालक हो चाहे मेथी हो भाई, इसकी बिजाई समतल क्यारियों में छिटक के या कितारों में करी जा है। कितारों में जो बिजाई करी जा है उसको करने में, काटने में भी फिर बाद में आसानी रहती है। बीज को 20 सेंटीमीटर की दूरी से बनी कितारों पे धरती में 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पे जो है बोया जा है। पौधों के बीच की दूरी छटाई करके 5 सेंटीमीटर भाई कर सके हैं। निराई गुड़ाई जैसी जरूरत पड़े उस हिसाब से अच्छे जमाव खातर बिजाई के समय खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए। ना हो तो बिजाई के बाद भी भाई सिंचाई कर सके हैं। 8 से 10 दिन के अंतराल पे
पत्तियों की तेज़ी से बढ़वार अगर चाहिए तो भाई फिर से उसमें आप पानी लगा सको हो। ऐसे ही भाई जो बात हम कर रहे थे वो कर रहे थे धनिए की। तो धनिया जो है वो भी बड़ा मतलब इस इलाके में खूब लिया जा है, महत्वपूर्ण मसाले वाली फसल है और महक बहुत है इसमें। तो किस्में बहुत सारी आ रही हैं आजकल, तो नार्नोल सिलेक्शन और पंथ रितमा ये थी। जलवायु गर्मी और सर्दी दोनों ऋतुओं में उगाई जा है। सर्दी वाली जो फसल है उसको पाले से बचाना ज़रूरी है क्योंकि पाले को ये फसल सहन नहीं करती। धनिया की फसल किसी भी ढाल की भूमि में ले जा सके है और पानी की निकासी का प्रबंध हो, दोमट उपजाऊ भूमि अच्छी रहती है। इसमें खेत की तैयारी में 2 से 3 बार जुताई करनी पड़ेगी और जुताई के बाद पाटा जो है लगा दें, मिट्टी बुरबुरीर समतल हो जाए। खाद जो है 8 टन गोबर की खाद, 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 12 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ इसमें जरूरत पड़े है। धरती में पोटाश की कमी होने पे 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटाश भी भाई उसमें डालनी चाहिए। गोबर की खाद, फास्फोरस और पोटाश की सारी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी बिजाई से पहले और आधी नाइट्रोजन की बाद में। तो इसकी सिंचाई के लिए जो है नमी हो तो भाई जरूरत नहीं है, लेकिन बुआई के वक्त अगर नमी ना हो तो बाद में बो के हल्की सिंचाई कर दें और 10 से 15 दिन के अंतराल पे दूसरी सिंचाई करें। साथ ही भाई प्राकृतिक खेती के लिए भी कोशिश की जा रही है। तो इसमें खेतों में इसका सिद्धांत यह है कि कोई जुताई नहीं करनी और ना ही मिट्टी पलटने की, क्योंकि खेत अपनी जो पलटा है वो खुद करता है। दूसरा सिद्धांत ये है कि किसी भी डाल की तैयार खाद और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग ना करा जाए, निदाई गुड़ाई ना करी जाए, न तो हलों से न जो है खुरपी से और कसी से। और चौथा सिद्धांत है कि रसायनों पे बिल्कुल भी निर्भर ना हो। तो अगले एपिसोड में फिर भाई अगले दिन बात करेंगे खेती की, और क्योंकि आज का समय ही तक हमें इजाज़त दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।